जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, आज पूरे देश के लिए बहुत ही दुखद खबर है क्योंकि आज आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज की क्लास उन्हीं के नाम समर्पित है। आज उनके बारे में मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, तो आइए उसे आपको सुनाते हैं। जख्म तो आएंगे, मरहम नहीं आने वाला, सादगी का लिए परचम नहीं आने वाला, आने वाली कई सदियों को तरसना होगा क्योंकि अब कोई दूसरा मुलायम नहीं आने वाला। दोस्तों, एक युग का अंत। पूज्य नेताजी श्री मुलायम सिंह जी हम का जाना अत्यंत दुखद। भावहीन श्रद्धांजलि। इन्हीं के लिए 2 लाइनें और लिखी हैं दोस्तों। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि धरती से एक गया है तारा, उसे प्रकाशित करते रहना। स्वर्ग बख्शना उस तारे को, प्रभु पीड़ा उसकी हरते रहना। आदरणीय नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुरू में इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, जिसके बलबूते आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि इनका हर कोई कायल है। इसीलिए नेताजी हम लोग को बहुत कुछ सिखा गए। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं नेताजी को भावहीन श्रद्धांजलि देते हुए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों, हड़प्पावासी जो थे वो आपके कपास के जो उत्पादन थे उसमें सर्वप्रथम थे, इसे याद रखिएगा। इससे पहले बताया दोस्तों, जो कपास का पहला प्रमाण मिला था वो आपका मेहरगढ़ से मिला था, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी पॉइंट्स हैं, उसे याद रखिएगा आप लोग। जो स्नानागार हो गया, या फिर कांसे की मूर्ति हो गई, या फिर पशुपति की मूर्ति हो गई, ये सभी आपके मोहनजोदाड़ो से मिले थे। इसके अलावा दोस्तों मनका बनाने का कारखाना भी पूछता है, तो ये आपका चौंदड़ो से मिला था। और इसके अलावा दोस्तों पूछता है कि जुदे हुए खेत का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कालीबंगा हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। और बंदरगाह का साक्ष्य पूछता है तो वो आपका लोथल हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दें दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में नवीन सभ्यता आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में जानकारी दी गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, जो ऋग्वेद है आपका सबसे प्राचीनतम वेद है, और जो अथर्ववेद है ये सबसे नवीनतम वेद है, इसे आप याद रखिएगा। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और जो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसे भी याद रखिएगा, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। इसके अलावा दोस्तों जो अथर्ववेद है इसमें जादू और टोने का उल्लेख है, इसे भी याद रखिएगा। सामवेद को दोस्तों संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद। इसके अलावा जो यजुर्वेद है आपका वो गद्य पद दोनों में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दें दोस्तों, जो पाटलिपुत्र है इससे मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य आपके, इन्होंने ही पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, इसे याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो अंतिम राजा घनानंद थे इनको हराकर पाटलिपुत्र को अपने अधिकार में कर लिया था, और 321 ईसा पूर्व में मगध के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए थे, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों, जो इब्न बतूता था आपका वो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईसा में मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो भारत आया था, इसे याद रखिएगा। मोरक्को का रहने वाला था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछे आपसे कि इब्न बतूता आपका किसके शासनकाल में आया था, तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये दिल्ली आया था, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, जो इब्न बतूता थी इसकी एक पुस्तक थी रेहला, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दें, जो हुमायूं थे उनकी सौतेली बहन जो गुलबदन बेगम थी, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, जिसके प्रथम खंड में बाबर और दूसरे खंड में हुमायूं से संबंधित इतिहास लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बताइएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन दोस्तों जो था वो 20 जुलाई 1905 को बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की, और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसके अलावा दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को भी बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। इस दिन बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, इसे याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों वर्ष 1911 में बढ़ते विरोध के कारण जो उस समय के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो बताइएगा दोस्तों, जो
सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो बता दें दोस्तों आपसे, जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में हुई थी वो 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के तहत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। उस समय दोस्तों जो दो आपके वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, इन्हें इस सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक, इसके बाद तो बता दिए दोस्तों, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? बताइएगा दोस्तों, 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप जो किया गया था दोस्तों, वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके अधिनियम के द्वारा दोस्तों सभी समाचार पत्रों के लिए आवश्यक कर दिया गया कि वो अपने संपादक, स्वामी और मुद्रक का नाम समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करें, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बता दें दोस्तों, जो आपके पहला वाला जो है प्रार्थना समाज, ये आपका सही है, ये आत्माराम पांडु इसके संस्थापक थे, ये तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा देखिए आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा दोस्तों ये गलत यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि जो आत्मीय सभा थी और ब्रह्म समाज ये दोनों राजा राम मोहन राय का था, ये इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ये राजा राम मोहन राय का हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो भारतीय ब्रह्म समाज देख रहे हैं आप, ये सही है, ये केशव चंद्र सेन की थी, ये वाला सही है। और जो डी देख रहे हैं वो राधा स्वामी सत्संग, ये भी सही है, ये तुलसी राम या फिर सी दयाल साहब के संस्थापक थे इसके। तो जो बी वाला देख रहे हैं आप लोग वो गलत है। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जो आर्य समाज के संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे, और जो पूना सार्वजनिक सभा था इसके जो संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो बता दें दोस्तों, जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है, या फिर ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था कई बार एग्जाम में। इसके अलावा बता दें दोस्तों, इन्होंने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर्वत दिया हुआ है, यहाँ पर देश दिया हुआ है, आपको मिलाना इसमें कौन सा कहाँ पे है। तो दोस्तों जो एटलस है आपका वो मोरक्को में हो जाएगा। किलिमंजारो जो देख रहे हैं आप लोग वो तंजानिया में हो जाएगा। दोस्तों चिम्ब्रोजो जो देख रहे हैं आप लोग, ये आपका इक्वाडोर में है। और जो आप पायरेनीज देख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा फ्रांस या फिर स्पेन, इसे याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो बता दें दोस्तों, जो भारत की आकृति है लगभग चतुष्कोणीय है, जिसका उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक जो विस्तार है आपका वो 2933 किलोमीटर है। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको, पहला जो क्वेश्चन, इसके कुछ फैक्ट बता देते हैं आपको। भारत तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो 7517 किलोमीटर है, इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। या फिर आपको ऑप्शन में रहेगा 7516.6 किलोमीटर। इसके अलावा जो भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका वो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत की जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ये भी याद रखिएगा। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वलित पर्वत हो जाएगा। जो हिमालय है वो आपका वलित पर्वत है। हिमालय वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। वलित पर्वत दोस्तों विश्व के सबसे युवा, ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। अगला देखिए, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो बताइए दोस्तों, जो भारत की लवणी नदी कौन सी हो जाएगी? तो बता दें आपको, जो लूनी नदी है वो भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप माही नदी देख रहे हैं, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो यह नदी है लूनी दोस्तों, यह राजस्थान के अजमेर से निकलकर कच्छ केरल में विलीन हो जाती है, इसे भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय
सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बोला है कि कहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो बता दें दोस्तों, जो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिम ढाल पर कर्नाटक, केरल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। इससे आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो पूर्वी घाट है ये नहीं होगा इसमें, और बाकी तीनों हो जाएंगे। पूर्वी घाट में आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। दोस्तों यह वन जो है वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ के पेड़ों में पत्ते लगने, उनके झड़ने, फल फूल के आने का समय भिन्न भिन्न होता है। दोस्तों जो पूर्वी घाट है यहाँ पर मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखिए, उत्पादन के 4 कारक कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो बताइएगा उत्पादन के 4 कारक क्या क्या हो जाएंगे, उत्पादन के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो बता दें दोस्तों, जो उत्पादन के कारक होते हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में तैयार माल एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु किया जाता है। तो उत्पादन के जो प्रमुख 4 कारक होते हैं, पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यमी। इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, अर्थव्यवस्था को सभी आवश्यक नियंत्रणों और विनियमों से मुक्त करना क्या कहलाता है। तो बता दें दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था को सभी आवश्यक नियंत्रणों और विनियमों से मुक्त करना कहा जाता है उदारीकरण, इसको कहा जाता है। अगला देखिएगा, महामंदी कब आई थी। बताइएगा दोस्तों, जो महामंदी आई थी वो कब आई थी। तो बता दें आपको, जो विश्वव्यापी महामंदी की शुरुआत अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क के शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में शेयर की कीमतों में भारी गिरावट के साथ हुई थी। इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 1929 से 1933 तक था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है। बताइएगा दोस्तों, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है उसे कौन जारी करता है। इसका आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन। चारों में कौन सा हो जाएगा। तो जो दोस्तों बता दें, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होता है या फिर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी तथा भारत ने इसकी सदस्यता जो ली थी वो 27 दिसंबर 1945 को ली थी। इसे याद रखिएगा। अगला देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों बताइएगा, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मूल उद्देश्य क्या था। तो बता दें आपको, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक थी। इसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ये याद रखिए, गरीबी को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था और आत्मनिर्भरता भी इसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों इसी योजना काल में वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था। ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो पंचवर्षीय योजना है आपकी पहली वाली वो 1951 से 1956 तक थी। इससे आपको दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डामर मॉडल पर आधारित थी, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है आपका वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। बताइएगा। तो बता दें दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। बताइएगा दोस्तों, जो भारत में एकल नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है या फिर किस देश से ली गई है। तो बता दें आपको दोस्तों, जो भारत में एकल नागरिकता है वो उसकी अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है आपका वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें आपको, जो कनाडा यहाँ से संघवाद को लिया गया है, और ये यूएसए देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है। इसे भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बता दें दोस्तों, आपके ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो अस्पृश्यता का अंत है या फिर अनटचेबिलिटी का जो अंत हुआ था वो आर्टिकल 17 में है। ये तो सही है। इसके अलावा गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, जो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया हुआ है आर्टिकल 23 होगा, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता दोस्तों आर्टिकल 25 में है, ये तो सही दिया हुआ है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण आर्टिकल 29, तो इसमें देखिए ए, सी और डी सही है। जो बी वाला है आपका ये गलत दिया हुआ है, ये आर्टिकल 20 में होता है दोस्तों। आर्टिकल 23 में जो होता है वो मानव दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिबंध
किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 21 भी याद रखिएगा, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है, और इसे भी याद रखिएगा आप लोग। आर्टिकल 24 दोस्तों कहता है जो कारखानों आदि में बालिकों के निवेदन का प्रतिषेध है, याद रखिएगा इसे। जो मौलिक अधिकार दोस्तों आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का इसका उल्लेख है, इसे भी याद रखिएगा। जो आर्टिकल 32 है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, बताइएगा दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो बता दें आपको, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 66 है, इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके मंडल सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें दोस्तों जो निर्वाचक मंडल होते हैं इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, याद रखिएगा। इसके जो निर्वाचन में सदस्य शामिल होते हैं वो दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, इसे याद रखिएगा। जो राष्ट्रपति का होता है इसमें दोस्तों सिर्फ निर्वाचित लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है इनमें दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं सिर्फ, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला देखिए, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है। तो बता दें दोस्तों जो जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्तदाब नापने का यंत्र है दोस्तों, जो रक्तदाब नापने का यंत्र है आपका वो स्फिग्नोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर आपका रक्त दाबने का यंत्र है, याद रखिएगा। रक्तदाब नापने का यंत्र आपका स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेकोमीटर, ये चाल नापने का यंत्र है। उसके अलावा एक्टोमीटर जो है वो गतिविधि और विराम को मापने का यंत्र है, और जो बैरोमीटर देख रहे हैं आप लोग ये वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, बताइएगा दोस्तों जो खगोलीय दूरदर्शी से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो बता दें आपको जो खगोलीय दूरदर्शी से प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और बड़ा होता है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है उसे क्या कहा जाता है। तो बता दें दोस्तों जो समस्थानिक होते हैं उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, याद रखिएगा। समस्थानिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो समदाबिक यहाँ पर दिया हुआ है, समदाबिक वो होते हैं जिसमें समान वायुमंडलीय दाब रेखाएं होती हैं, और सम न्यूट्रॉनिक उन्हें कहते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो आपकी पोटेशियम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग जो वैद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है वो कौन सा है, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसके अलावा मानव शरीर में अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो दोस्तों जो मानव शरीर का पाचन वो तो मुख से ही शुरू हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन तो मुख में होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो याद रखिएगा जो पाचन है वो मुख से शुरू हो जाता है, लेकिन जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग वो छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी जो यीशु मसीह की प्रतिमा या फिर क्राइस्ट द प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है। तो बता दें दोस्तों जो विश्व की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा है वो आपकी ब्राज़ील के एक छोटे से शहर एनकेंटाडो में बनाई गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 जनवरी 2022 को किसे फोटो पत्रकारिता में रामनाथ कोविंद का पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों 5 जनवरी 2022 को जिसाने लतीफ़ को फोटो पत्रकारिता में रामनाथ कोविंद का पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, देश का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा। दोस्तों देश का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा पार्क जो बनाया जाएगा वो गुजरात के कच्छ के रण में बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता आपकी 4750 मेगावाट होगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है, ये कौन सी है। तो बता दें दोस्तों ICMR ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए जो पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी है वो ओमिश्योर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। दोस्तों ये किट को टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। इसके अलावा अगला देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा दरवाज़ा गैस क्रेटर गेटवे टू हेल किस देश में स्थित है।
तो दोस्तों जो दरवाज़ा गैस क्रेटर है आपका एक विशाल प्राकृतिक गैस क्रेटर है। यह तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत में स्थित है, जो कि 260 किलोमीटर दूरी पर काराकुम रेगिस्तान में स्थित है। उल्लेखनीय है कि यह गैस क्रेटर पिछले 50 वर्षों से जल रहा है। यह गैस क्रेटर मीथेन गैस के कारण जल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में जो सुपोषित माँ अभियान शुरू किया गया, ये कहाँ पर किया गया है? तो बता दें दोस्तों, जो राजस्थान का कोटा जिला है, यहीं पर जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, इन्हीं के द्वारा सुपोषित माँ अभियान शुरू किया गया। इसे याद रखिएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों इस अभियान में 3000 गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? तो बता दें दोस्तों, जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। यह देश में FATF की निगरानी लिस्ट में शामिल सबसे ज़्यादा देश समय तक रहने वाला देशों में शामिल है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला बर्लिन में लिया गया था, जिसकी आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2022 में होने वाली मीटिंग में की जाएगी। दोस्तों जो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली की परीक्षण किया है? बता दें दोस्तों, जो उत्तर कोरिया, इसने टोडी उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग लगातार अपने सैन्य हथियारों और उससे जुड़े उपकरणों के आधुनिकीकरण में लगे रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों जो प्रदीप कुमार रावत है, इन्होंने चीन में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट की पेशकश की है? तो दोस्तों भारत ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट की पेशकश की है। इसे याद रखिएगा। इसका निर्माण इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन शुरू हैं। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है, इसे रेड क्लिफ कहते हैं। इसे याद करने के लिए आप देख लीजिएगा, जो भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा रेड अलर्ट ही रहता है, इसीलिए रेड क्लिफ रेखा इन दोनों के बीच हो जाएगी। मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच होती है, और जो डुरंड रेखा देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान या फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर राजधानी दी हुई है और उसका मुद्रा दिया हुआ है, बताना है आपको इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो पोलैंड है आपका, उसकी राजधानी वारसा हो जाएगी, और जो वहाँ की मुद्रा है वो जिलोटी है। ये तो सही दिया गया है। अगला देखिएगा, जर्मनी के बारे में। जर्मनी दोस्तों इसकी राजधानी बर्लिन है और इसका जो मुद्रा है वो यूरो है, ये भी सही है। अगला देखिएगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगी और इसकी मुद्रा क्रोन है, ये भी सही है। और जो चौथा देख रहे हैं दोस्तों, रोमानिया, इसकी राजधानी बुकापेस्ट तो हो जाएगी, बुडापेस्ट दोस्तों जो इसकी राजधानी, लेकिन जो मुद्रा दी गई है वो इसकी ल्यू होती है, और यहाँ पर फ्रोनरिट दिया हुआ है। फ्रोनरिट जो है ये आपकी हंगरी की मुद्रा है, तो जो डी वाला गलत है। रोमानिया दोस्तों यहाँ पर गलत दिया है। रोमानिया की जो राजधानी वो बुखारेस्ट है, राजधानी भी गलत दिया हुआ है और मुद्रा दोनों गलत दिया हुआ है, इसे याद रखिएगा। रोमानिया का दोस्तों जो राजधानी हो जाएगा बुखारेस्ट हो जाएगा और मुद्रा ल्यू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हंगरी का भी याद रखिएगा, बुडापेस्ट राजधानी होती है और मुद्रा जो हो जाएगी फ्रोनरिट हो जाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और इसकी मुद्रा यूरो है। अगला देखिएगा, विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो पंचायत का चुनाव होता है उसकी उम्र जो होती है वो 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। इसके अलावा दोस्तों जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बन सकते हैं उसके लिए आप 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। और जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं उनकी उम्र 30 वर्ष होती है, और लोकसभा सदस्य या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष होना होगा। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो विश्व बैंक देख रहे हैं ये भी विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है, और जो आप अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों श्रम संगठन होता है ये विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जारी करता है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट आती है इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, डल झील किस शहर में स्थित है? दोस्तों जो डल झील है ये श्रीनगर कश्मीर में एक प्रसिद्ध झील है। इस झील को श्रीनगर का गहना या फिर कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों बता दें जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका वो बीड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो वीणा तो सही होना चाहिए, लेकिन सितार ए ऑप्शन दिया हुआ है सही, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो सितार एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जो वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। उल्लेखनीय है कि वीणा वाद्य यंत्र भारत का ऐतिहासिक प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्राचीन भारत में पत्थर काट कर बनाई गई इमारतों का सबसे शुरुआती उदाहरण कौन सा है? दोस्तों जो प्राचीन भारत में पत्थर काट कर बनाई गई थी उन इमारतों का सबसे जो प्राचीन उदाहरण है वो बराबर की गुफाएं हैं, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो है दोस्तों वो बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। जो बराबर की गुफाएं आपकी ये जहानाबाद बिहार में स्थित हैं। इसमें दोस्तों इनमें से अधिकतर गुफाओं का जो संबंध है वो मौर्य काल से है। अगला क्वेश्चन, संगाई दोस्तों महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बता दें दोस्तों संगाई महोत्सव है आपका वो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र तैरती हुई जो नेशनल पार्क है वो यहीं पर स्थित है, इसे याद रखिए। केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर स्थित है। इसके अलावा लोकटक झील भी मणिपुर में है। दिसपुर दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिसपुर दोस्तों असम की राजधानी हो जाएगी। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ पर है? इसके अलावा बता दें दोस्तों आपको जो पहला महोत्सव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। नुआखाई दोस्तों हो गया, रजपर्व हो गया, ये सभी आपके उड़ीसा में मनाए जाते हैं। चारकूट महोत्सव मिजोरम में, हार्नबिल महोत्सव दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है, और जो अम्बुबाची मेला है वो आपका असम में लगता है। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जो इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है, इसे याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला जो खेलो इंडिया हुआ था दोस्तों, इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। इसका पहला आयोजन 2018 में किया गया था। 2021 में इसका आयोजन हरियाणा में किया गया है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन है इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ये थे सारे दोस्तों क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।